हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम अपना ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं। ठीक है, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी और एक्सरसाइज वो भी आपको मिल जाएगी। अब हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जिसका हेडिंग है आवर एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। किस तरीके का वातावरण हमारे आसपास होता है और होना चाहिए। ठीक है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने डिवाइडेशन ऑफ एनवायरनमेंट किया हुआ है। इसमें एक साइड में नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरी साइड में ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, और उसके भी पार्ट्स अलग अलग दिखाए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसी डायग्राम के थ्रू आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको पूरा एनवायरनमेंट समझ में आ जाएगा। तो आप सभी अपनी बुक्स लेकर के बैठेंगे। सारे स्टूडेंट्स, सबके पास अपनी अपनी बुक होनी चाहिए सोशल स्टडी की, और ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आप ओपन कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एनवायरनमेंट में हम ये जाने कि आखिर वातावरण क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए आप भीड़ वाले इलाके में चले जा रहे हैं और आप अपने परिवार के साथ में हैं और आप कहीं पर अपनी हिल स्टेशन से अपनी समर वैकेशन को स्पेंड करके वापस आते हो, और जब आप वापस आते हो तो आप ट्रेन में हो, और ट्रेन में आप देखते हैं चारों तरफ की बहुत सारा गंदगी हो रखी है और लोगों ने बहुत सारे रैपर्स डाल रखे हैं और इधर उधर गंदगी फैला रहे हैं। तो ये सब देख करके आपका मूड खराब हो जाता है, आपको बहुत बुरा लगता है, और आप इस सब को देख करके आपके मन में क्वेश्चन आता है कि लोग कितने खराब करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, अपने एटमॉस्फेयर का ध्यान नहीं रखते हैं। वो किस तरीके से जैम पैकेट्स हैं ट्रेन में डाल देते हैं, इधर उधर क्राउड हो रखा है बहुत सारा, और बहुत सारा इस तरीके से लोग जो हैं गलत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप अपने घर आ जाते हो और आपकी समर वैकेशंस ख़त्म हो जाती हैं। फिर आप जब अपने स्कूल में जाते हैं तो आप अपने टीचर के साथ इस बात को शेयर करते हैं कि इस तरीके से हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि बहुत सारा लोगों ने जगह जगह एनवायरनमेंट को गंदा किया हुआ था, खराब किया हुआ था। तो उससे क्या होता है, आपकी टीचर आपसे क्या कहती है, वो कहती है कि आप जो भी कुछ देख रहे थे वो वाकई में बहुत गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेयर साफ रहना, एनवायरनमेंट अच्छा रहना हमारे लिए ही बेनिफिशियल होता है, उससे हम ही को बेनिफिट मिलता है। पता नहीं लोग ऐसा समझते क्यों नहीं है, क्यों नहीं हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखते हैं, जबकि उससे उन्हें खुद को फ़ायदा होने वाला होता है। ओके, तो और टीचर उस बच्चे से कहती हैं आगे बढ़ते हुए कि आपने केवल जो है एनवायरनमेंट का केवल आपने ऊपरी पार्ट देखा था, लेकिन इसके अलावा आप और भी जो पूरे पॉइंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के उनको और क्लियर जानना चाहते हो, तो आप मेरी इस एनवायरनमेंट के डिटेल को समझो। तो उसके बाद फिर आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। उसे एनवायरनमेंट के थ्रू टीचर उन्हें, अपने बच्चों को क्लास में समझाना शुरू करती हैं कि आखिर ज्योग्राफी जो है वो हमारी अर्थ सरफेस का पूरा पार्ट होता है। जो हमारे अर्थ का सरफेस है उसकी स्टडी करना ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। फिर भी ज्योग्राफी जो है वो बहुत बड़ा वास्ट जो है इसकी डिटेल होती है। इसको फिजिकली ले लो या आप ह्यूमन मेड के थ्रू ले लो, चाहे बायोलॉजिकल ले लीजिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। अलग अलग तरीका का एनवायरनमेंट होता है, चाहे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट देखिए आप, चाहे आप इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट देखिए, दोनों ही प्रभावित होते हैं हमारे एनवायरनमेंट को बनाने में, उन दोनों का पूरा योगदान होता है। और एनवायरनमेंट जो होता है वो ऑल कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि आप अपने चारों ओर की कंडीशंस को किस तरह से बना के रखते हो। तो इस तरह से जो एनवायरनमेंट होता है वो नेचुरल
और ह्यूमन मेड दोनों एनवायरनमेंट को के द्वारा बनता है। तो आज हम इसका एक पार्ट लेंगे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है। तो इसको आप अपनी बुक में भी देख रहे होंगे और आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादातर फिजिकल एनवायरनमेंट और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट दोनों ही चीज़ों से मिलकर के बनता है। इसमें इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। इन तीनों से मिलकर के हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है और इसमें अबायोटिक और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से और आप इसको डीपली पढ़ें और इसमें आगे बढ़ेंगे जब इस चैप्टर में, तो आप देखोगे कि आप जो बायोस्फीयर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक तो देयर इज़ ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द एटमॉस्फेयर, द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट। हमारी जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, वो इन तीनों चीज़ों के आसपास घूमता रहता है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर स्टूडेंट्स जो होता है वो हमारा लैंड सरफेस के अंतर्गत आता है और हाइड्रोस्फीयर होता है वो हमारा वाटर सरफेस होता है और एटमॉस्फेयर जिसमें हम चारों ओर देखते हैं, वातावरण होता है हमारा। तो इस तरह से इन तीनों के मिलकर के जो हमारा जोन बनता है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। It contains the biotic or non-living living components of the natural environment and support plants, animals and other living things। इसमें सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे आपके लिविंग थिंग्स हों। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी इस एटमॉस्फेयर के अंतर्गत आती हैं। The physical and the biological environment undergo changes over time। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो हमारा फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, इसके 2 पार्ट्स आपको दिखा दिए गए हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट के भी 2 पार्ट्स डिवाइड किए थे, एक फिजिकल एनवायरनमेंट और दूसरा बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। तो फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होते हैं, ये धीरे धीरे इनमें चेंजेस आते रहते हैं और चेंजेस भी जो होते हैं वो सडन हो सकते हैं या फिर धीमा हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। अर्थक्वेक आता है आपका, इसकी वजह से बहुत सारे कारण बन जाते हैं जो कि हमारे चेंजेस अर्थ के ऊपर, लैंड सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा माउंटेन्स जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें जो होता है वो भी जब चेंजेस होते हैं तो इसमें भी बहुत सारे बदलाव आते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ आपको आगे बढ़ेंगे जब हम, तो इसका जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। फिजिकल एनवायरनमेंट में मैंने स्टूडेंट्स आपको अभी बताया था कि इसमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो सबसे पहले हम लिथोस्फेयर को देख लेते हैं। जो लिथोस्फेयर होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है और हमारी पृथ्वी का सॉलिड सरफेस होता है अर्थ का, ये मतलब सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है सॉलिड, जो बहुत ज़्यादा ठोस होता है। और ये जो होता है इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो अर्थ सरफेस का होता है, ये इस लेयर्स होती हैं हमारी पृथ्वी की, उसमें ये क्रस्ट एक पार्ट होता है और इसी पार्ट को हम ज़्यादातर लिथोस्फीयर इसी के अंतर्गत आता है। और लिथोस्फीयर जो वर्ड होता है बेटा, ये ग्रीक भाषा के लिथोस से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है स्टोन्स। और आप जानते हो स्टोन जो होते हैं इन्हीं से हमारी चट्टानें बनती हैं और ये ही रूप ले लेते हैं अपना, और इनका शेप चेंज हो जाता है और ये एक चट्टान के रूप में बन जाते हैं। और इस तरीके से स्टोन जो होते हैं, लिथोस का मतलब यही होता है। और देखिए और हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो कैसी है स्टूडेंट्स, फ्लैट है ना। और ये फ्लैट सरफेस जो होता है, जो इसमें अलग अलग तरीके के काइंड्स के वो बने हुए हैं, लैंड फॉर्म्स बने हैं, जैसे कि कहीं पर आपको माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं पर हिल्स दिखते हैं, कहीं वैलीज दिखती हैं, कहीं प्लेट्यूज दिखते हैं। इस तरह से बहुत सारे
हमारे लैंड फॉर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी केवल सीधा एक समतल एरिया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। कहीं पर आपको माउंटेन्स, अभी मैंने बताया, हिल्स, वैलीज, प्लेट्यूज अलग अलग बने हुए हैं। इसी तरीके से और जो हमारी क्रस्ट पार्ट है उसने एक पतली सी लेयर के साथ जो सॉइल होती है उससे चारों ओर घिरा हुआ है, विच इज़ ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो और आगे बढ़े, सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से बुक लेकर के बैठे हुए हैं, ऐसी मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि तभी आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझोगे। क्लास में जिस तरह से आपको टीचर समझाता है और आप अपनी बुक पर कंसंट्रेट करते हो, सेम ऐसे ही आपको मेरे साथ अभी जुड़ना होगा। ठीक है, तो सारे बच्चे अपने आपको पता है कि कौन सा पेज नंबर चल रहा है हमारा ज्योग्राफी में। तो इस समय हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के 3rd पेज पर हैं। ठीक है, मैं आपको इस बात को दोबारा से दोहरा देती हूँ। तो चलिए, लिथोस्फीयर जो होता है वो पृथ्वी का वो रियल्म है जिसकी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लिथोस्फीयर की रियल्म होता है ये, और अर्थ का, और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए अगर लैंड सरफेस नहीं होगा, क्यों ज़रूरत पड़ती है, नंबर 1 पॉइंट जो होता है इसका, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और सेटलमेंट के लिए स्टूडेंट्स कहाँ रहोगे, माउंटेन्स पर रहोगे, प्लेट्यूज पर रहोगे, इतना नहीं हम अच्छे से रह सकते ना। और या फिर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर रहोगे, नहीं रह सकते। लेकिन कहाँ रहेंगे हम, लैंड पर। तो हमें अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लैंड की। तो सबसे पहला तो पॉइंट आपका यही हो गया लिथोस्फीयर के लिए कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है ना। सेकेंड पॉइंट, इसके लिए हम ये भी देखते हैं कि जहाँ पर सॉइल हमारी जो है एसेंशियल होनी चाहिए, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जहाँ हम अच्छे से खेती कर सकें, हमारी एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके, ये भी ध्यान देना होता है। तो वो भी हम कहाँ करेंगे, अपने लैंड सरफेस पर ही होता है ना। इसके अलावा 3rd पॉइंट में आप देखोगे कि अगर कोई इंडस्ट्रीज़ है जो कि रॉ मटेरियल की है या कहीं भी है, तो इंडस्ट्रीज गेट वाइटल मिनरल्स एंड अदर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर से ही हमें रॉ मटेरियल और वाइटल मिनरल्स जो होते हैं ये हमें इंडस्ट्रीज प्रदान करते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर का हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे अभी निकल के सामने आपके आए जिससे कि हम अपनी लाइफ को सेटल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। वो एक पतली सी लेयर होती है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है ना। इसको हम ये भी दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं, इट कवर्स लाइक ए ब्लैंकेट। ये हमें एक ब्लैंकेट की तरह से हमारी पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रहती है। ठीक है, तो ये लेयर हमारी कहलाती है चारों ओर से, यही हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है। और ये मिक्सचर किन किन चीज़ों का होता है बेटा एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि गैसेस हैं, इसमें गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका नाइट्रोजन एक्सेट्रा बहुत सारी हो सकती हैं। डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होता है, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। मिक्सचर हमारे एटमॉस्फेयर में चारों ओर घूमता रहता है। ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर वर्ड है स्टूडेंट्स, ये ग्रीक भाषा का एटमॉस से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है वेपर। क्लियर है ना, जिसका मतलब क्या होता है, वेपर, और ये एटमॉस वर्ड से बना है। तो आप स्टूडेंट्स जब तक बहुत अच्छे से मेरी बात को समझो, कहाँ मैं किस चीज़ पर आपको जोर दे रही हूँ उस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए, तभी आप मेरे शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से आप निकाल पाओगे। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर एटमॉस का मतलब क्या हुआ, वेपर। ठीक है, आगे बढ़ो। द ग्रेविटेशनल फोर्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू पुल और अट्रैक्ट एवरीथिंग अराउंड टुवर्ड्स इटसेल्फ। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अगर आप कोई भी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालते हो, लेकिन क्या होता है, वो वापस ज़मीन की तरफ गिरती है। ये हमारा अर्थ का नेचर होता है, क्योंकि उसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है।
और वो ये अपने अंदर अट्रैक्ट करता है पृथ्वी और वो अपनी तरफ खींच लेती है उसको। आप कोई भी बॉल अगर ऊपर फेंकते हो तो वो वापस ज़मीन पर आती है, क्यों आती है? क्यों नहीं वो ऊपर ही रह जाती? क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। इसके साथ साथ एटमॉस्फेयर जो है हमारा चारों ओर इसी तरीके का होता है। फिर आगे बढ़ो, द एटमॉस्फेयर इज यूजफुल टू ह्यूमन्स इन डिफरेंट वेज। अब एटमॉस्फेयर हमारे लिए किस तरह से यूजफुल हो सकता है? आपने बहुत सारी चीज़ें देखी कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है। अब यूजफुल कैसे हो सकता है हमारे लिए एटमॉस्फेयर? तो सबसे पहले तो हमें एटमॉस्फेयर के थ्रू स्टूडेंट्स ऑक्सीजन मिलता है, और बिना ऑक्सीजन के लिए हम जिंदा नहीं रह सकते, है ना। और जो ऑक्सीजन होती है उसे हम इनहेल करते हैं, मीन्स उसको अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन को हम अंदर खींचते हैं सांस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? हमारे एटमॉस्फेयर से मिलती हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट, इट एक्ट्स ए ब्लैंकेट एंड कीप्स द अर्थ वार्म बाय ट्रैपिंग द हीट दैट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। ये वो काम करता है एक ब्लैंकेट की तरह, और हमारी बॉडी को कैसा रखता है? वार्म रखता है, गर्म रखता है, जिससे कि हीटनेस हमें मिलती है और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है ना। फिर थर्ड देखिए, इट प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस। अगर ये स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर की लेयर हमारी अर्थ पर चारों ओर नहीं होगी तो क्या होगा कि हार्मफुल जो रेजेस होती हैं सन की, अल्ट्रावायलेट रेजेस होती हैं, वो हमारी लाइफ में हमें जीना मुश्किल कर देंगी। एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, और अत्यधिक सन की जो हीटनेस है वो पृथ्वी पर आने लगेगी, और उससे क्या होगा? हमारा लाइफ को सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इस तरीके से आपने एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर को आप लेके चले हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इसमें द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। फिजिकल एनवायरनमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो फिजिकल एनवायरनमेंट्स में नंबर 1 लिथोस्फीयर, दूसरा आपका एटमॉस्फेयर। आप डायग्राम में भी देखते जाइएगा साथ साथ। हाइड्रोस्फीयर, इसके बाद स्टूडेंट्स कौन सा टॉपिक है? हाँ, मुझे आवाज़ आ गई आपकी, वो है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर वर्ड जो है बेटा, ये ग्रीक भाषा के वर्ड हाइड्रोर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है वाटर, ठीक है। ये वाटर शब्द से मिलकर के इसका अर्थ है वाटर, रेफर्स टू द वाटर ऑन द अर्थ। ये हमारी पृथ्वी पर जो वाटर है उसी से रिलेटेड है ये हमारा हाइड्रोस्फीयर वर्ड। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसीलिए हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है और यूनिक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा 71% जो है हमारा अर्थ जो है वो हमारा किससे घिरा हुआ है? वाटर से, और केवल 29% जो है वो हमारा लैंड सरफेस है, ठीक है, जहाँ पर कि हम रहते हैं। लैंड सरफेस हमारा कितना है? केवल कितना रह गया? 29%। उसके बाद कितना बचा? 71%। 71% हमारा किससे घिरा हुआ है? किससे? वाटर से। और वाटर का कलर कैसा बताया गया है? ब्लू। इसीलिए हमारे प्लैनेट को क्या कहते हैं? अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। और इतना एरिया हमारा ब्लू प्लैनेट से घिरा हुआ है, इसीलिए ब्लू उससे वाटर से घिरा हुआ है, इसीलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, वाटर इज फाउंडेड एज सॉलिड आइस इन ग्लेशियर्स। अच्छा, जो ग्लेशियर्स जो हमारे हैं वो आइस इन ग्लेशियर्स, आप देखो जो वाटर होता है ना वो हमारा ग्लेशियर्स में आइस के रूप में मिलता है, एंड आइस शीट्स, और इसके साथ साथ आइस की बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, उस रूप में हमें ग्लेशियर्स में मिलता है ना। इट इज़ फाउंड एज लिक्विड वाटर इन ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। और जो लिक्विड वाटर है वो हमारा कहाँ कहाँ है? ओशन में है, रिवर में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में है, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स में है। तो यहाँ पर हमें कौन सा वाटर मिलता है? लिक्विड में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है वो भी इस पर प्रभाव डालता है। वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, और जो वाटर होता है ना स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कंटिन्यूसली जो है चेंज होता रहता है, मूव होता रहता है। इस मूवमेंट को ही क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल। क्लियर है? और इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स?
वाटर साइकिल। क्लियर है, ये भी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ। और देखिए इसके अलावा अपने आप पेज को आप टर्न करोगे, पेज नंबर 3 से आप आगे बढ़ेंगे, आगे पेज नंबर 4 पर आ जाएंगे तो आप देखेंगे वाटर साइकिल का एक इसमें पिक्चर बना हुआ है। जो वाटर साइकिल आपको पता चलेगा, वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है कि ज़मीन से वाटर का उठना और उनको किस तरीके से वो भाप बन के बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद में फिर वो अत्यधिक गर्मी के बाद फिर वो पानी का रूप लेकर के रेन बन करके वो वापस ज़मीन पर आते हैं। ये पूरे फॉर्म में बहुत सारे हमारे कंडीशंस होती हैं जो कि आपको समझाई जाती हैं और मैं आपको समझाऊंगी। तो इस तरीके से ये हमारा जो वाटर साइकिल कहलाता है, और ये वाटर साइकिल जो होता है ये कंटिन्यूस इसी तरीके से चलता रहता है। और ये जो इम्पॉर्टेंस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द वेरी सर्वाइवल ह्यूमन्स, और हमारे जीवन को जीने के लिए, हमारी लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है और बहुत हेल्पफुल होता है हर तरीके से हमारे लिए। ये जो वाटर साइकिल है ये ज़रूरी होता है। वाटर इज़ नीडेड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। देखिए वाटर के यूजेस तो आपको भी पता है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, चाहे वो आप डोमेस्टिक मीन्स घरेलू रूप से ले लें, चाहे इंडस्ट्रियल, चाहे आप कारखानों के रूप में ले लें या बाहर के रूप में ले लें, हमें वाटर का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है। बिना वाटर के तो स्टूडेंट्स हमारी लाइफ पॉसिबल भी नहीं है। क्यों? आपने देखा था अभी मैंने आपको बताया था, आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब आपने देखा था, हम जब प्राचीन थे, जब हम बहुत पुराने हम लोग हुआ करते थे, अर्ली मैन हुआ करते थे, अर्ली मैन के बाद में हमारी सेटलमेंट हुई लाइफ में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि हम जो इंसान ने अपना जो सेटलमेंट किया था वो ज़्यादातर नदियों के किनारे किया था। क्यों किया था? वो इसलिए किया था क्योंकि वो तो वाटर को अपने पास नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनको इतनी वो नहीं थी कि इसको किस तरीके से हम वाटर को अपने पास ले जाएं, कि इतने ज़्यादा टेक्निक्स डेवलप नहीं हुई थी, है ना। उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को नदियों के किनारे ले गए, और इसलिए अब आप समझ लीजिए कि वाटर की आवश्यकता हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा होती है। चाहे वो आपकी डोमेस्टिक रूप से ले लो, चाहे आप इंडस्ट्रियल रूप से ले लीजिए, दोनों तरह से ही हमारे लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बिना इसके तो लाइफ भी बेटा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि वाटर को सेव करके रखना चाहिए, है ना। और हाँ देखिए इसमें भी बता रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड एंड वेस्टेड, इट शुड कंजर्व इट। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम वाटर को कभी भी जो है वेस्ट ना होने दें, और इसकी हमें यूज़ करना चाहिए बहुत अच्छे से, और इसको वेस्टेज नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि आने वाली लाइफ में हमें दोबारा से फिर ज़रूरत पड़ती है वाटर की। बिना इसके हमारा काम नहीं चल सकता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने आपको आज जितना पढ़ाया है वो आपका यहीं तक है। इसके आगे का टॉपिक मैं कल लेने वाली हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाली हूँ स्टूडेंट्स। और इसके अलावा मैं आपको PDF भेजने वाली हूँ पिछले चैप्टर का जो कंप्लीट हो चुका है, उसके मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी स्टूडेंट्स। अच्छा, रही बात, मैं आपको कुछ एक अच्छा सा बताना अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और, आप लोग अटेंडेंस ज़रूर मुझे दे दीजिएगा याद से। इसके अलावा वाटर की बात अभी हम कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग वाटर को बिल्कुल भी वेस्ट मत करा करिए, क्योंकि वाटर मुश्किल से 2-3% ही है हमारे पास जो कि हम ड्रिंक पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास मिनरल वाटर है मुश्किल से हमारी अर्थ पर 1 या 2% रह गया है, और लाइफ में आगे ये भी पॉसिबल है कि हमें ये भी ना मिले, क्योंकि ग्लेशियर से आप पानी ले नहीं सकते, डर्टी वाटर आप यूज़ कर नहीं सकते, फिर आपके पास कितना पानी रह गया जो कि आपके लिए लाइफ के सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हमें बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। अगर आपको कहीं भी अपने घर में दिखे कि टैप्स गलत खुले हुए नहीं है, ज़रूरत उनकी, फिर भी वो खुला है, ऐसा तो खैर समझदार बच्चे नहीं कर सकते ना, तुरंत उसको ऑफ करिए। ये जिम्मेदारी घर के सभी की होती है ना, तभी तो आप हेल्प कर पाओगे अपने पेरेंट्स की। तो रिलेट करो अपने सब्जेक्ट को अपने लाइफ से,
है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने सब्जेक्ट में ऐसी मिलने वाली होती हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप उसको अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में आप उसको जोड़ सकते हो, और आपको आपका सब्जेक्ट भी उससे रिवाइज होगा, सब्जेक्ट भी आपको ध्यान में रहेगा, प्लस आपके पास एक एजुकेशन भी मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब आप इस जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है बस सेम वही बात है स्टूडेंट्स। हार्ड वर्ड्स निकालिएगा, क्वेश्चंस आप इसमें से फाइंड आउट करिएगा और वो आपको लिखने हैं। ये चैप्टर आपका ज्योग्राफी का है, आप मेंशन करना ज़रूर भूलिएगा नहीं, आपको मेंशन करना होगा दिस इज द ज्योग्राफी। ओके, एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 1। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय स्टूडेंट्स।